जी सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। अपन ने राजस्थान के प्रमुख जो नगर विन्यास की कला है, किस किस समय क्या पनपी है, वो चीजें अपन ने देखी थी और दुर्ग शिल्प के बारे में जाना था। अब आगे बात करते हैं दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार से यहाँ अपन पढ़ेंगे। दुर्गों के प्रकार में अपनी स्थिति और स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को अपन कई भागों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला है औदुक दुर्ग, इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर अपन किताबों में जल दुर्ग यही देखने को मिलता है, तो जल दुर्ग को ही क्या कहते हैं? औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग या जल दुर्ग किसे कहते हैं? औदुक दुर्ग। ये जो अपन श्रेणियां बांट रहे हैं अपन ना, दुर्गों के प्रकार अपन देख रहे हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है औदुक दुर्ग या जल दुर्ग। किसे कहेंगे? ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जिसके चारों ओर जल हो या नदी के पेटे पर बना हुआ हो, जो नदी के किनारे बना हुआ रहता है या नदी के संगम पर बना हुआ रहता है, उनको अपन जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जिनमें गागरोन दुर्ग हो गया, झालावाड़ का गागरोन दुर्ग इस जल दुर्ग या औदुक दुर्ग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। ये काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। और भी कई सारे अपने को दुर्ग देखने को मिलेगा। एक बेंसरोडगढ़ हो गया, जो चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है, वो भी जल दुर्ग है। शेरगढ़ बारा परवन नदी के किनारे हैं, जल दुर्ग है। बटनेर दुर्ग है, गग्गर नदी के किनारे हैं, जल दुर्ग है। ठीक है। फिर दूसरे श्रेणी की बात करें, गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है, उसको अपन गिरी दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। लगभग सभी दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग देख लीजिए आप, रणथंभौर दुर्ग देख लीजिए, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये सब एक पहाड़ी पर बने हुए हैं, इसलिए इनको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा टाइप देखते हैं दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग यानी जो के चारों ओर रेत ही रेत हो, यानी जो मरुस्थल में बना हुआ होता है, मरुस्थल में बने हुए दुर्गों को अपन दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जैसलमेर का किला हो गया, बीकानेर का किला हो गया, इनको अपन दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। चौथा है वन दुर्ग। वन दुर्ग जो घने जंगल के अंदर बनाया जाता है, यानी बीहड़ वन में बना हुआ होता है, उसको अपन वन दुर्ग में रखते हैं। जिसमें सिवाना का दुर्ग हो गया, बाड़मेर का सिवाना दुर्ग है, रणथंभौर है, ये वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो पहला आपने देखा जल दुर्ग, औदुक, दूसरा गिरी, तीसरा दानवन हो गया और चौथा वन दुर्ग हो गया। फिर अगला दुर्ग की श्रेणी बात करें, अगली श्रेणी एरण दुर्ग। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग में जिसके मार्ग में खाई हो, कांटे हो, पत्थरों से दुर्गम हो, जिसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हो, खाए हो, कांटे हो, उनको अपन एरण दुर्ग में रखते हैं। जो चित्तौड़ हो गया, जालोर का दुर्ग हो गया, रणथंभौर का दुर्ग हो गया, वो इस दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे अपन। पारीख दुर्ग, पारीख ख से ध्यान रखना, खाई। ठीक है। एक पारिद जिसमें परिधि और एक पारीख है, खे में हो जाएगा खाई। जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाई हो, उसको अपन पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे भरतपुर का दुर्ग हो गया, लोहागढ़ हो गया, बीकानेर का जूनागढ़, ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। और अगला कौन सा है? पारिद। पारिद जिसके चारों ओर बड़ा बड़ा परकोटा हो, दीवार हो, उसको पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जिसमें चित्तौड़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़ दुर्ग, उसके अलावा जैसलमेर का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, ये पारिद दुर्ग की
श्रेणी में आता है। अगला जो टाइप की बात करें, अगला टाइप कौन सा आ रहा है? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग में अपन बात करेंगे सैन्य दुर्ग में बात करें, ऐसा दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचने वाले चतुर सैनिक रहते हो, जिसमें व्यूह रचना रचने वाले चतुर सैनिक रहते हो, उसको सैन्य दुर्ग कहते हैं। लगभग सभी दुर्गों में सैन्य दुर्ग तो सभी दुर्ग की श्रेणी में आते ही है, सब में रखते थे ऐसे सैनिक तो, ठीक है। और नौवा जो है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में ऐसा दुर्ग जिसमें शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, जिसमें शूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं, उसको सहाय दुर्ग, जिसको सहायता करने वाले लोग बाग रहते हैं, उसको सहाय दुर्ग हो गया। शूरवीर रहते हो हमेशा और अनुकूल बांधव लोग रहते हैं। यह भी लगभग सभी दुर्ग हो गया, ठीक है। कुछ दुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकारों में श्रेणी में अपन रख सकते हैं। जैसे चित्तौड़ का किला है, तो चित्तौड़ का किला है जो गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ, यानी ये जल दुर्ग भी हो गया, ये गिरी दुर्ग भी हो गया, ये सहाय दुर्ग भी हो गया, ये सैन्य दुर्ग भी हो गया, ये पारित दुर्ग भी हो गया। यानी एक दुर्ग को अपन कई श्रेणियों में बांट सकते हैं, कई श्रेणियों में रख सकते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, ऐरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो अपन ने 9 श्रेणियां बांटी थी, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, ऐरण, पारिक, पारिद, सैन्य और सहाय, उनमें से सबसे बेस्ट जो दुर्ग है वो किसको माना जाता है? सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सैन्य दुर्ग में क्या देखा था? जिसमें ऐसा दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचने वाले सैनिक जिसमें रहते हो, उसको सैन्य दुर्ग कहते हैं। तो उस दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। ये तो अपने दुर्गों की श्रेणियां देखी थी। अब प्रमुख दुर्ग देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखो, इसके अलावा भी आपने कई सारी चीजें पढ़ी होगी और पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन इन चीजों, ये जो किताब है इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कई सी ऐसी चीजें रहती है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो गाइडें होती है, जो गाइड आती है, वो गाइडों में अपने को देखने को नहीं मिलती है, और इसमें लिखी हुई चीज है और वो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि ये चीजें तो अपने को सारे आ रही है, इनको अपने को पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा टाइम वेस्ट करना गलत बात है कि ये आ भी रहा है तो भी एक बार आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। और विद्वानों ने कहा था कि शिक्षा के ऊपर पैसा और जो टाइम जो खर्च किया जाता है कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप शिक्षा के लिए जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो आपके कहीं न कहीं काम आएगी। आपके एक प्रश्न भी इनमें से बैठ रहा है। लोग बाग तो एक एक प्रश्न के लिए पूरी किताब पढ़ लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आपके यहाँ पर एक प्रश्न क्या, यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला। राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल से इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा है। ये रहा है चित्तौड़गढ़ का किला। देखा होगा लगभग सब ने आपने। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास है। कविराज श्यामल दास ने मेवाड़ का एक इतिहास लिखा था। उन्होंने जो बताया था कि
मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर पहले इसका नाम चित्रकूट था, चित्रकोट था, चित्रकोट। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकोट था। बाद में इसी का ही नाम क्या हो पड़ जाता है? चित्तौड़ नाम पड़ जाता है। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य राजा को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग यानी 734 ईस्वी में पढ़ा होगा आपने वैद्यनाथ प्रशस्ति के अनुसार, बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य राजा को या मौर्य शासक मान को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को पराजित किया था? मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ को जीत लिया था और कोयलों के अंडर में ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम खिजराबाद रखा था। जब चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह जी, तो उस समय पद्मनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। हालांकि रानी पद्मनी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीत करके अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था और खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है और कौन सा पठार है? मेसा का पठार। चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ बसा हुआ है? तो मेसा के पठार पर स्थित है। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है और इस किले के लिए उक्ति भी प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले के लिए कहा जाता है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए। प्रश्न इंपोर्टेंट यहां से बनता है, चित्तौड़ में कितने साके हुए? तो 3 साके हुए हैं चित्तौड़ दुर्ग में। साके क्या होता है समझ लीजिए, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है तो वो समझ लीजिए। साके में क्या होता है कि जब कोई आक्रमण करते थे, मुस्लिम आक्रमण था, आपस में राजपूत जब आक्रमण करते थे तब वो क्या है कि महिलाओं को और सबका ये सम्मान करते थे। भाई दुश्मनी है तो जिनके साथ में युद्ध हो रहा उनसे दुश्मनी है, बाकी के लोगों को महिलाओं को वो परेशान नहीं करते। लेकिन जब से मुस्लिम आक्रमणों ने आक्रमण करना शुरू किया था तो वो राजपूत जो महिलाओं है उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। तो फिर महिलाएं क्या करती थी? अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो आग में कूद जाती थी और राजपूत केसरिया धारण करके लड़ने के लिए निकलते थे कि अब या तो जीत करके वापस आएंगे या वहीं लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो उस घटना को साका कहते हैं, जहाँ केसरिया भी होता है और महिलाएं जोर करती है उसको साका कहते हैं। तो चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके होते हैं। पहला साका कब हुआ? 1303 में रावल रतन सिंह के समय, और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका 1505, पहले साके में पद्मनी ने जोर किया था, पद्मिनी ने, है ना। दूसरा साका 1535 में, उस समय गुजरात के शासक थे, चित्तौड़ के शासक थे मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य, और आक्रमण किया था गुजरात का बहादुर शाह ने, और सांगा की पत्नी कर्मावती यानी विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने जोर किया था। और तीसरा साका 1568 में अकबर के समय होता है। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तीसरे साके में महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, और दूसरे साके के समय शासक कौन था? महाराणा विक्रमादित्य। रानी पद्मिनी का जौहर, वीर जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। पद्मिनी का जौहर जो पहले साके में होता है और जयमल पत्ता सिसोदिया, इनका जो साहस वीरता थी, इनसे प्रभावित होकर के अकबर जब आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ की रक्षा कौन कर रहे थे? जयमल राठौड़ और
पत्ता सिसोदिया। इनके साहस को देख करके अकबर भी इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने आगरा के किले में जयमल और पत्ता की गजारूढ़ हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। वर्तमान में जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो अपने को जूनागढ़ कोट में देखने को मिलेगी। तो इनके पराक्रम का साक्षी रहा चित्तौड़गढ़। सुदृढ़ घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार। याद रखना, चित्तौड़ के किले के कितने प्रवेश द्वार है? 7 है। यहाँ संख्या याद रखना, पूछ सकते हैं। किले पर पहुंचने के लिए लंबा टेढ़ा सर्पिलाकार मार्ग, सब विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग का रूप दिया है। भवनों में यहाँ देखे, यहाँ के भवनों में तो तुलजा भवानी का मंदिर है। बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था जो छत्रपति शिवाजी की कुल देवी है। नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है। भामाशाह जो महाराणा प्रताप के मंत्री रहे थे, भामाशाह की हवेली। श्रृंगार चंवरी है, त्रिपोलियन दरवाजा है, कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभा ने बनाया था। सोमदेव मंदिर है, कुंभा द्वारा विजय स्तंभ, 9 मंजिला विजय स्तंभ है। रानी पद्मिनी का महल है। गोरा बादल चित्तौड़ के जो पहला शाखा होता है उसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल के महल है। चित्रांग मोरी तालाब है और जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर उल्लेखनीय है, देखने की चीजें हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था चित्तौड़गढ़। काफी शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन जो भी चीजें दे रखी है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। वो चीजें अपने को पता होनी चाहिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से। अगला किला की बात करें तो अगला किला आ रहा है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कौन से जिले में है? कुंभलगढ़ दुर्ग सब पता है आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग ये राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट बात करें कुंभलगढ़ की, महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन और भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है, जो महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ है और ये गिरी दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है, तो बताएंगे कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन है। मंडन की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। इसकी जो दीवार है, दीवार जो है चारों तरफ है, वो 36 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया हुआ है, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है, जो एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। ये इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। मतलब 8 घुड़सवार, एक यूं समझ लीजिए कि एक जो सड़क होती है 2 लाइन जो सड़क होती है या 4 लाइन सड़क मान लीजिए आप, इतनी चौड़ी ये दीवार है। ताकि इतनी चौड़ी इसलिए बनाया गया है, बाहर से कोई भी जो गोले बारूद वगैरह चलाए तो उससे भी ये दीवार नहीं टूट सके। कर्नल जेम्स टोड ने इस दीवार की तुलना इस प्राचीन जो दीवार है, बुर्ज और कंगारों के जो विचार है वो एस्ट्रूकन से की गई है। ठीक है, एस्ट्रूकन से तुलना की गई है। दुर्ग के भीतर जालीबाव बावड़ी, कुंभ श्याम जो विष्णु मंदिर है, झाला रानी का मालिया है, मामा देव तालाब है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़, राठौड़ नहीं है यहाँ पे, राठौड़ लिखा हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया कर लीजिए आप, पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं,
इनकी छत्री है। तो जाली बाव बावड़ी है, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर है, जाली रानी का मालिया है, मामा देव तालाब है। यहीं पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ है। जब उदय सिंह को बनवीर ने मारने का प्रयास किया था, तब पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के राजकुमार उदय सिंह को कहाँ लेकर के आ गए थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में लेके आ गए थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ है 1540 में, 9 मई 1540 को। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। याद रखना, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा। इंपॉर्टेंट है। किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतना ऊंचाई पर स्थित है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये देखा था अपन ने कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे बात करते हैं अगला दुर्ग की, जिसमें आ रहा है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। कहाँ है रणथंभौर दुर्ग? तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया है। ऐसी मान्यता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथाय देव चौहान ने करवाया। रणथाय देव चौहान, पूछा हुआ प्रश्न है, किस चौहान शासक ने करवाया था रणथंभौर दुर्ग का निर्माण? तो रणथान देव चौहान। रणथान के नाम से इसका नाम रणथंभौर पड़ता है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के सास का मुख्य गवाह है। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। शरणागत धर्म को लिए बलिदान दिया था। शरणागत धर्म के लिए अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेनापति था मोहम्मद शाह मंगोली, जिसको हमीर देव चौहान ने शरण दे दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि यह गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आता है। और ये ध्यान, राजस्थान का जो पहला शाखा है 1301 में, वो रणथंभौर में ही होता है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर के अबुल फजल ने कहा था अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। यह भी आपको पता होगा, आपने सुना ही होगा। और दुर्ग परिसर में हमीर का महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल इंपोर्टेंट है। सुपारी महल 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी एक मांडल में है जगन्नाथ कछावा की, और एक 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। जोगी महल है और पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यह भी इंपोर्टेंट है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर में। गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में। तो ये चीजें अपन ने रणथंभौर में देखी थी। आगे बात करते हैं, अगला कौन सा किला आ रहा है? सिवाना का किला, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की बात करें तो सिवाना दुर्ग कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि सिवाना कौन से जिले में है? सिवाना बाड़मेर जिले में। बाड़मेर के 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखल्लो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं, अणकिलो सिवानो दुर्ग। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण के द्वारा की गई है। पूछा हुआ प्रश्न है, सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो परमार वंशी वीर नारायण के द्वारा की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये जालोर के राजा कानड़ देव का भतीजा शीतल देव के अधिकार में रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना पर आक्रमण किया और शीतल देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस समय सिवाना का पहला शाखा होता है और इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम
खेराबाद रखा था। सिवाना का नाम क्या रखा था? खेराबाद नाम रखा था। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरणस्थली रहा है। जब जब भी मारवाड़ के राठौड़ों पर संकट आता था वो सिवाना दुर्ग की शरण में लेते थे। गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर मालदेव कहाँ शरण ली थी? सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। और चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो सिवाना को राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो सिवाना बाड़मेर में है। निर्माण किसके करवाया था? परमार वंशीय वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था और शीतल देव के समय 1310 में यहाँ पे साका हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला कहाँ है? बूंदी में है। बूंदी का तारागढ़, दो तारागढ़ है, एक अजमेर में है, दूसरा बूंदी में। गिरिदुर्ग का बेहतरीन उदाहरण तारागढ़ का किला की पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती के आसमान के तारे के समान दिखाई देता। तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ नाम पड़ा है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तारागढ़ का निर्माण कौन सी शताब्दी में हो रहा? 14वीं शताब्दी में। और राव बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के कारण तारागढ़ का निर्माण किया गया था। बरसिंह हाड़ा इंपॉर्टेंट है, बरसिंह हाड़ा नाम ध्यान रखना। वीर विनोद के अनुसार कौन है वीर विनोद के राइटर? पता आपको? अभी बात की थी, कविराज श्यामल दास। उन्होंने बताया था कि महाराणा जो क्षेत्र सिंह है, राणा हमीर का जो बेटा था और लाखा जी के जो पिता है क्षेत्र सिंह, बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। और क्षेत्र सिंह का ही बेटा लक्ष्य सिंह, जिनको महाराणा लाखा जी कहते हैं, उन्होंने बूंदी को जीतने का काफी प्रयास किया था, फिर भी बूंदी को नहीं जीत पाया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जब तक तारागढ़ को नहीं जीत पाऊं तब तक मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी इसको नहीं जीत पाया था। तो मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर ध्वस्त करके उसकी प्रतिज्ञा पूरी की थी। मतलब इतना शक्तिशाली है कि लाखा जी भी इसको नहीं जीत पाए थे और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ले ली थी उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए नकली तारागढ़ बना करके जीता था। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी, नकली जो तारागढ़ बनाया था उसकी रक्षा के लिए भी कुंभा हाड़ा ने प्राणों की बाजी लगाई थी। कुंभा हाड़ा ने, एक सेनापति था बूंदी का कुंभा हाड़ा, वो अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। वो वीरगति को प्राप्त हो गया था अपने तारागढ़ की रक्षा के लिए। नकली जो तारागढ़ बना रहे थे उसके देख करके वो कहा कि भाई हमारा तारागढ़ पे आप क्यों आक्रमण कर रहे हैं? फिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेष करके महाराव उमेद सिंह के शासन काल में निर्मित चित्रशाला। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बनता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कि बूंदी में चित्रशाला की स्थापना किसने की थी? उमेद सिंह ने की थी। चित्रशैली का एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। और यहीं पर 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर है, नवल सागर है और गर्भ गुंजन तोप है। इंपोर्टेंट है भी, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। आगे बात करते हैं नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला जयपुर में। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने
मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया और मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ जो नाम है, नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा है। ऐसी मान्यता रही है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह के किले के निर्माण में विध्यन उपस्थित किया था। जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विज्ञान उपस्थित किया, तब तांत्रिक रत्नाकर पुंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी किया था। पहले यह जगह जो थी वो नाहर सिंह जी इस जगह पर रहते थे और फिर अपने पुंडरीक रत्नाकर ने उन नाहर सिंह जी को दूसरी जगह भेजा था। जिन जगह पर भेजा था उनको अंबागढ़ के निकट चौबुर्जीगढ़ में वहां पर उनका स्थान स्थापित किया गया और उस नाहर सिंह जी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ नाम पड़ा है। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। अच्छा, आ गया ऊपर सुदर्शनगढ़, ठीक है। नाहर सिंह जी आज भी लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं और नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। प्रश्न आ जाए राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महल है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल है और किसने बनाए थे? तो ये माधो सिंह ने बनाए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर की बात करें, अजमेर जिला मुख्यालय पर अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। गढ़ बीटली और अजय मेरू कहते हैं, इंपोर्टेंट है गढ़ बीटली। गढ़ बीटली किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासन काल में विठल दास गौड़ यहाँ के दुर्गाध्यक्ष थे, विठल दास जी गौड़, और संभवतः उसी पराक्रमी योद्धा के नाम पर इसका नाम गढ़ बीटली नाम पड़ा है। गढ़ बीटली जो नाम पड़ा है वो विठल दास गौड़ के नाम पर ही पड़ा है। कुछ का मानना है कि बीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण गढ़ बीटली नाम पड़ा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा अजय पाल ने करवाया। ठीक है भाई, अजय पाल है, अजय राज भी आ जाए और अजय पाल भी आ जाए, दोनों अलग अलग ऑप्शन में यदि आपके आ जाए यहाँ पे और कर्नल जेम्स टोड का लिखा हुआ आ जाए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया है, तो आप क्या बताओगे? अजय पाल बताना, वहां अजय राज मत बता देना, ठीक है। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। कितनी बुर्जें हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न पूछा हुआ घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा क्या है? तो ये तारागढ़ की बुर्जें हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके भी मुंह से निकल गया, ओ ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो दूसरा जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। तो ये अपन ने तारागढ़ के बारे में देखा था। फिर बात करते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो जोधपुर में है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में 1459 में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई है। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राव जोधा जी के द्वारा। कब की गई है? 1459 में। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। ये इसकी आकृति मोर के पंखों के समान होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ को ही कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल में राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। विशालता के कारण ही इसका नाम मेहरानगढ़ कहलाया।
गढ़ बण्यो मेहरान, गढ़ बण्यो मेहरान। अब मेहरानगढ़ में क्या क्या दर्शनीय स्थल है, तो दुर्ग के भीतर मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, श्रृंगार महल जो दर्शनीय स्थल है, और महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट है पुस्तक प्रकाश, कई बार पूछा हुआ है पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है, तो मेहरानगढ़ में है। और किसके द्वारा स्थापित की गई है, मान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक तोपें हैं, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क, बिजली, नूरत, गुबार, दुड़ दानिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला, गजक, ये मेहरानगढ़ की प्रमुख तोपे हैं। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता का मंदिर है, मुरली मनोहर आनंदगन के प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त तख्त सिंह के द्वारा निर्मित तख्त विलास, चौकेलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी, ठीक है, श्रृंगार, देखो श्रृंगार चौरी आ जाए तो चित्तौड़गढ़ है, और श्रृंगार चौकी आ जाए तो मेहरानगढ़ में है। उसी के साथ इमारत यहाँ पर शोभायमान रहती है। फिर बात करते हैं चूरू का किला। चूरू का किला चूरू में है। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया। अभी रेट में आया था यह प्रश्न है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था 1739 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने, बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1814 में चूरू के किले पर आक्रमण किया और चारों ओर से चूरू को घेर लिया था। तो घेर कर तोपों से गोलों की बरसात शुरू कर दी थी। यहाँ का शासक था शिव सिंह जी। उस समय आक्रमण तो किया था बीकानेर का सूरत सिंह जी, और चूरू के शासक कौन थे, शिव सिंह। शिव सिंह ने उसके जवाब में गोले बरसाए गए थे। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया था। शीशे के गोले बना करके दागे जा रहे थे। जब शीशे के गोले समाप्त हो गए थे तो सेठ, साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों में चांदी ला करके ठाकुर के सामने रख दी गई, और चांदी के गोले दागने वाला किला बन गया था। तब तोपू से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर के गिरे थे, तो शत्रु सेना भी हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर घेरा उठा लिया था। तो इतिहास में एक नाम कमाया था, चांदी का गोला दागने वाला किला कौन सा रहा था, चूरू का किला है। ठीक है, तो बाकी के जो दुर्ग है वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी से अलविदा, बाय।